हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जो नीट पीजी के कट ऑफ रिवाइज होने का वेट कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी कई सारी बातें पता चलेंगी जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, कट ऑफ रिवाइज होने के बाद ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जिनको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आपका कंपटीशन सीधे सीधे उनके साथ होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि एक सही अप्रोच के साथ अच्छे से होमवर्क करके कैसे आगे बढ़ें ताकि आप एक बेस्ट पॉसिबल सीट उठा सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन विल कट ऑफ रिविजन हैपन? तो डेफिनेटली कट ऑफ विल बी रिवाइज्ड आफ्टर राउंड 2 एंड इट विल हैपन फॉर श्योर। तो जैसे जैसे काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि कट ऑफ रिवाइज नहीं होगी। काफ़ी सारी जगहों पे लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट्स खाली पड़ी हुई हैं और स्पेशली नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। तो अगर कट ऑफ को रिवाइज नहीं किया गया तो उन सीट का पूरा एक बैच लैप्स कर जाएगा। तो अब बात करते हैं कि रिवाइज होने के बाद कितना आ सकता है कट ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो कट ऑफ में जो भी रिवीजन आता है वो सोलली इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स बची हुई हैं राउंड 2 की रिपोर्टिंग ख़त्म होने के बाद। अगर आपने राउंड 2 के प्रोविजनल रिज़ल्ट को अच्छे से एनालाइज किया होगा तो आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि काफ़ी सारी सीट्स ऐसी हैं जिनको स्टूडेंट्स ने ऑप्शन में ही नहीं डाला था, स्पेशली नॉन क्लिनिकल सीट्स, जिससे कि उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है और वो वैसे ही खाली की खाली पड़ी हुई हैं। तो इसको देख के ये आइडिया तो लगाया जा सकता है कि कट ऑफ अच्छी खासी नीचे आएगी। चांसेस हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 215 से 225 के बीच में कट ऑफ आ जाए, ओबीसी के लिए 180-185 तक की रेंज में भी आ सकती है। क्योंकि अभी देखिए, एमडीएस की काउंसलिंग में हमने ऑलरेडी देखा था कि कट ऑफ अराउंड 25-27 परसेंटाइल गिराई गई थी। तो जिस हिसाब से यहाँ एमडीएमएस में भी सीट्स बच रही हैं, उनको देख के ये तो समझ में आ रहा है कि कट ऑफ काफ़ी नीचे आनी है। तो क्या पता अगर राउंड 2 की रिपोर्टिंग के बाद अच्छी खासी सीट्स खाली रह गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, 200 भी आ सकती है कट ऑफ। तो अगर आप अभी क्वालिफाई नहीं भी हुए हो और आपके मार्क्स इस रेंज में हैं तो अच्छी होप रखें, आपके क्वालिफाई होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। बट एक बात यहाँ ज़रूर ध्यान रखें कि अभी जो बताए गए लेवल्स में अगर आपके मार्क्स लोअर रेंज में हैं तो साथ साथ में अपकमिंग नीट पीजी एग्ज़ाम की तैयारी को भी कंटिन्यू रखें कि अगर इन केस आप क्वालिफाई होने से एक आधे मार्क्स से भी रह गए तो आपका टाइम वेस्ट ना जाए। अब कट ऑफ रिवाइज होने के बाद जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट मोड में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अलग अलग कॉलेजेस में इंक्वायरी लेना शुरू करते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि यही मौका है अब एडमिशन लेने का। और अगर हम हायर या मिड क्लिनिकल सीट के लिए बात करें तो सीट इस टू स्टूडेंट रेशियो काफ़ी कम होता है और 70-80 स्टूडेंट एक सिंगल सीट के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं। तो आपको पहले से ही कॉलेजेस और अपनी ब्रांच को माइंड में रखते हुए अपना बजट रेडी रखना चाहिए। लास्ट मोमेंट का वेट नहीं ही करना चाहिए। आपको कट ऑफ नीचे आने से पहले एटलीस्ट ये फिगर आउट कर लेना है कि ये मेरी ब्रांच प्रेफरेंस है और इन कॉलेजेस को मुझे टारगेट करना है। मोस्टली सीट्स कहाँ खाली रहेंगी? उन जगहों पे जहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, जैसे राजस्थान में मैनेजमेंट कोटा के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर 40-45 लाख पर ईयर से 80 लाख पर ईयर तक जाता है। दूसरा स्टेट हो गया कर्नाटका में अदर्स कोटा और एनआरआई कोटा का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। इवन कई कॉलेजेस में ये फ़ीस स्ट्रक्चर 1.2-1.25 करोड़ पर ईयर तक का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी महंगी सीट कोई नहीं लेगा और अगर आप सही से अप्रोच करोगे तो कॉलेज से काफ़ी अच्छे खासे नेगोशिएटेड रेट में आप ये सीट्स ले सकते हो। इवन महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एनआरआई कोटे की फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी सीट्स खाली रहेंगी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि इस साल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एनआरआई की सीट्स जो खाली रहती हैं उस पे जा कर के हम कॉलेज से बात करके नॉर्मल फ़ीस में एडमिशन ले लेंगे डोनेशन देके, तो इस साल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक नया रूल आया है जो ये कहता है
कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की सारी NRI सीट्स को मॉपअप राउंड के दौरान ही नॉर्मल सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उन नॉर्मल सीट में कन्वर्ट होने के बाद उन सीट्स का भी अलॉटमेंट MCC के पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ही होगा मॉपअप राउंड में। अब जिन कॉलेजेस की भी आपने लिस्ट बनाई हो या जिन स्टेट्स की भी आपने लिस्ट बनाई हो कि मेरे को यहाँ पे जाना है, उनकी सीट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते रहिए, टच में रहिए, ताकि आपको पता रहे कि किस टाइम पे आपको कॉलेज को अप्रोच करना है, कैसे बजट में नेगोशिएट कराना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फीस में नेगोशिएट कराना इलीगल नहीं है और कोई भी प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती है कि उनकी कोई भी सीट्स खाली जाए। बट हाँ, कॉलेज से नेगोशिएट करने की आपकी टाइमिंग और आपकी अप्रोच राइट होनी चाहिए। आपको इन चीज़ों पे थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि किस टाइम पे कौन से कॉलेज को अप्रोच किया जाए ताकि आपको एक बेस्ट पॉसिबल फ़ी स्ट्रक्चर में सीट मिल सके। कई बार कॉलेजेस ऐसा भी करा करते हैं कि अगर आपको स्टाइपेंड नहीं चाहिए तो वो स्टाइपेंड को आपकी ट्यूशन फ़ीस में से माइनस कर देते हैं। तो ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मोमेंट पे आप ये नहीं कर सकते कि नहीं यार मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, यहाँ नहीं जाना है। सब डिसाइड करके रखिए अभी से, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जनरली अगर आपने कॉलेजेस विज़िट किए होंगे तो आपको रेट्स काफ़ी हायर ही बताए गए होंगे। और दोस्तों, फ़ीस में नेगोशिएशन को कराने के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको कॉलेज वाइज सीट्स की जानकारी रखनी पड़ेगी एंड यू नीड टू रीच देयर बिफोर द सीट्स आर कम्प्लीटली ओवर और अलॉटेड टू सम अदर कैंडिडेट। और हाँ, अगर आपने सही तरीके से कॉलेज अप्रोच किया तो डेफिनेटली एक अच्छे नेगोशिएटेड प्राइस में आप सीट उठा सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि अब कैसे आगे बढ़ा जाए या आपको क्या करना होगा एक अच्छे नेगोशिएटेड प्राइस में अपनी सीट उठाने के लिए, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ आपको और डिसाइड करनी होगी कि अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं अपकमिंग नीट PG एग्ज़ाम के लिए, तो आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अभी इस साल एडमिशन लेना आगे आने वाले एग्ज़ाम में एडमिशन लेने के मुकाबले आसान होगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस साल से अगले एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। इवेंचुअली आपके लिए वो सीट्स छोड़ रहे हैं, कंपटीशन को घटा रहे हैं। बट अगले एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 2023 से एग्ज़ामिनेशन पैटर्न चेंज होने वाला है, नेक्स्ट का पेपर आने वाला है और हर कैंडिडेट अगले साल एडमिशन लेना ही लेना चाहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो अपकमिंग नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़िट टेस्ट के लिए रिस्क लेंगे। तो अगले साल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। इवन स्टूडेंट्स अपनी ड्रीम ब्रांच को भी या बजट को भी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। तो अगले साल जाने के पहले एक बार खाली अपने आप से ये पूछ लें कि आपकी कितनी तैयारी है और आप कैसा परफॉर्म कर सकते हो। बाकी अगर इस साल भी अभी आप क्वालिफाइड नहीं हो और क्वालिफाई होने के बाद एडमिशन के लिए देख रहे हो, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए अपडेट्स के साथ।